हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत आप सभी का आज के सेशन में। आज के सेशन में पढ़ने वाले हैं टंग के बारे में। और इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपके लिए एक छोटी सी मोटिवेशनल शायरी लेके आया हूं, तो सुन लीजिए जरा। ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है। ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है। ना हारूंगा हौसला उम्र भर, ना हारूंगा हौसला उम्र भर, यह मैंने किसी और से नहीं खुद से वादा किया है। तो सो आई वेलकम ऑल ऑफ यू। स्वागत आप सभी का आज के इस सेशन में। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं टॉपिक टंग। टंग मतलब जीभ के बारे में पढ़ने वाले हैं। और जीभ से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो आज के इस लेक्चर में आपको मिलने वाली है। तो आज का सेशन बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। तो हमारे इस सेशन को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। सबसे पहले मैंने इस टंग के बारे में कुछ पॉइंट्स यहाँ पर बोर्ड पर ड्रॉ किए हैं। ये सबसे पहले मैं लिख के क्यों लेके आया हूँ ये बता देता हूँ, क्योंकि ये डायरेक्ट लाइन एनसीईआरटी में है। ये डायरेक्ट लाइन एनसीईआरटी में है और एनसीईआरटी की जो लाइंस है वो यहाँ पर मैंने लिखी है। ओके। और अगर आप चाहे तो ये नोट्स बना सकते हैं, क्योंकि नोट्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो चलते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं टंग के बारे में, जीभ के बारे में पढ़ने वाले हैं। जीभ क्या होती है, किस प्रकार से कार्य करती है और क्या क्या कार्य करती है, सभी इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट लिखा है, टंग इज ए फ्रीली मूवेबल। टंग इज ए फ्रीली मूवेबल मस्कुलर ऑर्गन। मस्कुलर ऑर्गन अटैच्ड टू द फ्लोर ऑफ द ओरल कैविटी बाय द फ्रेन्यूलम। समझिए जरा, हमने कहा टंग इज ए फ्रीली मूवेबल। टंग जो होती है, जो हमारी जीभ होती है, फ्रीली मूव होती रहती है, इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर होती है ना, फ्रीली मूवेबल। इस वजह से क्या बोला है, फ्रीली मूवेबल। दूसरी बात सुनिए, मस्कुलर ऑर्गन। कैसा कैसा ऑर्गन है, मस्कुलर ऑर्गन है, मसल से बना हुआ ऑर्गन है। किससे बना हुआ ऑर्गन है, मसल से बना हुआ ऑर्गन है। अटैच्ड मतलब जुड़ा हुआ होता है। किससे जुड़ा हुआ रहता है, किससे जुड़ा हुआ रहता है, टू द फ्लोर ऑफ द ओरल कैविटी, हमारे माउथ के अंदर, हमारे माउथ के अंदर जुड़ा होता है। किससे जुड़ा होता है, ओरल कैविटी के अंदर, माउथ के अंदर किससे जुड़ा होता है, बाय द फ्रेन्यूलम। किसके द्वारा जुड़ा रहता है, फ्रेन्यूलम के द्वारा जुड़ा रहता है। अब आपके अंदर कुछ स्टूडेंट ऐसे हो सकते हैं जो फ्रेन्यूलम नहीं जानते हो। फ्रेन्यूलम क्या होता है, फ्रेन्यूलम अगर आप जानना चाहते हो तो अपनी जो टंग है इसको जैसे आप ऊपर उठाते हो तो आपको यहाँ पर एक जुड़ी हुई संरचना दिखाई देती है। क्या दिखाई देती है, जुड़ी हुई संरचना दिखाई देती है। ये जुड़ी हुई संरचना दिखाई देती है उसे क्या कहते हैं, फ्रेन्यूलम कहते हैं। क्लियर है, पहला पॉइंट क्लियर है, सभी को क्लियर है कि जो हमारी टंग होती है वो फ्रीली मूवेबल होती है, मस्कुलर ऑर्गन होता है और अटैच होती है हमारी ओरल कैविटी में। किसके द्वारा, फ्रेन्यूलम के द्वारा अटैच होती है। ये हमारा पहला पॉइंट कंप्लीट हो चुका है। इसके साथ ही अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट हमारा कह रहा है द अपर सरफेस ऑफ द टंग, मतलब जो टंग का अपर सरफेस है, ऊपर वाला जो हिस्सा है टंग का, अपर सरफेस का मतलब समझते हो ना, मतलब ये हमारा हाथ है। इस हाथ का जो ऊपर वाला हिस्सा है इसकी बात कर रहा है। इसी प्रकार से टंग का जो ऊपर वाला सरफेस है उसकी बात कर रहा है, ऊपर वाले सरफेस की बात कर रहा है। अपर सरफेस ऑफ द टंग हैज स्मॉल प्रोजेक्शन। सर स्मॉल प्रोजेक्शन क्या होते हैं, अभी बता रहा हूं। क्या पाए जाते हैं, स्मॉल प्रोजेक्शन हमारी टंग के ऊपर, हमारी जीभ के ऊपर छोटे छोटे प्रोजेक्शन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, प्रोजेक्शन। सर प्रोजेक्शन क्या होते हैं, एक मिनट दीजिए मुझे, मैं बताता हूं प्रोजेक्शन होता क्या है। स्मॉल प्रोजेक्शन पाए जाते हैं कोल्ड, मतलब इनको क्या कहते हैं, पेपिली कहते हैं। क्या कहते हैं, पेपिली बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, पेपिले बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेपिले। स्मॉल प्रोजेक्शन को क्या नाम देते हैं, पेपिले नाम देते हैं। इज दैट क्लियर, सभी को क्लियर है क्या, यहां तक समझ में आया। स्मॉल प्रोजेक्शन को क्या बोलते हैं, पेपिले बोलते हैं। स्मॉल प्रोजेक्शन की जैसे बात आती है तो मैं आपको बता देता हूं। जैसे मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, टंग की बात कर रहा हूं और टंग की बात कर रहा हूं तो मैं एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूं जिसके अंदर मैंने क्या ड्रॉ किया है, जिसके अंदर मैं ड्रॉ कर रहा हूं इसके अंदर स्मॉल प्रोजेक्शन। किसकी बात कर रहा हूं मैं, स्मॉल प्रोजेक्शन। मतलब ये क्या है, ये जो लेयर मैं बना रहा हूं यहां पर, ये जो लेयर बना रहा हूं वो एपिथेलियम है।
क्या है? एपिथीलियम। क्या है वो? एपिथीलियम है। कौन सी लेयर है? एपिथीलियम। कौन सी लेयर है? एपिथीलियम ऑफ टंग। किसकी है? किसकी लेयर है? टंग की एपिथीलियम होती है। क्या होती है? टंग की एपिथीलियम, मतलब ऊपर वाला जो सरफेस होता है, ये कौन सी लेयर है? एपिथीलियम। कौन सी लेयर है? एपिथीलियम। और इस एपिथीलियम पर स्मॉल प्रोजेक्शन पाए जाते हैं, छोटे छोटे उभार पाए जाते हैं। छोटे छोटे उभार दिख रहे हैं आपको? छोटे छोटे उभार पाए जाते हैं, जिनको नाम क्या देते हैं? जिनको क्या नाम देते हैं? जिनको क्या नाम देते हैं बताइए जरा। क्या नाम देते हैं? क्या नाम देते हैं? पेपिले। क्या नाम देते हैं? क्या नाम देते हैं? पेपिले। क्या नाम देते हैं? पेपिले नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? पेपिले नाम देते हैं। इस डेट क्लियर? सभी को क्लियर यहां तक? बात समझ में आ रही है? ठीक है, आगे चलते हैं। इसके अलावा कुछ बात थी यहाँ पर कि यहाँ पर जो टेस्ट बड है उसके बारे में बात करने वाले हैं। जो अगला पॉइंट है वो क्या कहता है? देखिए अगला पॉइंट क्या कहता है? ऑन एन एवरेज, अगर औसत निकाला जाए, एवरेज निकाला जाए, एवरेज ह्यूमन टंग, जो मनुष्य की जो टंग है, मनुष्य की जो टंग है, उसकी जो जीभ है, हेज 200 to 800 टेस्ट बड। कितनी टेस्ट बड पाई जाती है ह्यूमन टंग पर? 200 से 800, सॉरी 2000 से 8000, 2000 से 8000 क्या पाई जाती है? टेस्ट बड प्रेजेंट होती है। अब बात कर रहा हूं मैं एवरेज लाइफ स्पेन। किसका एवरेज लाइफ स्पेन? किसका एवरेज लाइफ स्पेन? टेस्ट बड का। किसका? टेस्ट बड का एवरेज लाइफ स्पेन ऑफ दीज आर एस्टिमेटेड टू बी 10 डेज। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि लगभग टेस्ट बड जो होते हैं उसका जो लाइफ स्पेन होता है वो लगभग 10 दिन का होता है। कितने दिन का होता है? लगभग 10 दिन का होता है। इस बात को आप इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जैसे आप कुछ गर्म खाते हैं या गर्म पीते हैं, गर्म खाते हैं, तो आपने ये चीजें ऑब्जर्व की होगी कि गर्म खाने या पीने के बाद में आपकी जो टंग है वो स्वाद नहीं आता, उससे स्वाद नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि उसकी जो टेस्ट बड थी, स्वाद कलिकाएं थी, वो जल गई है। क्या जल गई है? टेस्ट बड जल गई है। अगर टेस्ट बड ही जल गई है तो टेस्ट कहां से आएगा? अगर टेस्ट बड ही नहीं है तो टेस्ट कहां से आएगा? इस वजह से वो टेस्ट वापस से आना स्टार्ट होता है 2 3 4 5 दिन बाद में, क्योंकि हमने एस्टिमेटेड लगभग 10 डेज बाद में कहा है कि इनका क्या होता है? लाइफ स्पेन होता है। और ये ग्रो करना वापस से ग्रो कर जाती है, वापस से क्या कर जाती है? ग्रो कर जाती है। इसी वजह से आपको दोबारा से क्या आना स्टार्ट हो जाता है? टेस्ट आना स्टार्ट हो जाता है। क्लियर है? यहां तक क्लियर है? तो मैं बात कर रहा हूं टेस्ट बड की। कि सर टेस्ट बड आप कह रहे हो यहाँ पर पेपिले, आपने बताया कि स्मॉल प्रोजेक्शन जो होते हैं उसको पेपिले कहते हैं। इस बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। स्मॉल प्रोजेक्शन जो होते हैं उसको क्या कहते हैं? पेपिले कहते हैं। क्या इन पेपिले पर ही टेस्ट बड पाए जाते हैं? क्या इन पेपिले पर ही टेस्ट बड पाए जाते हैं? क्या? बिल्कुल सही कहा आपने, इन पेपिले पर ही टेस्ट बड पाए जाते हैं। इन पेपिले पर क्या पाए जाते हैं बताओ? टेस्ट बड पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? क्या पाए जाते हैं बताइए? टेस्ट बड पाए जाते हैं। और जितना बड़े पेपिले होंगे, स्मॉल प्रोजेक्शन जितना बड़ा होगा, जो प्रोजेक्शन है वो जितना ज्यादा बड़ा होगा, उसके अंदर उतने ही ज्यादा टेस्ट बड पाए जाएंगे, उसके अंदर उतने ही ज्यादा टेस्ट बड पाए जाएंगे। तो मैं क्या बना रहा हूं यहाँ पर? टेस्ट बड मैंने यहाँ पर बनाई है। लेकिन क्या? टेस्ट बड देखिए, मैं टेस्ट बड के बारे में बात कर रहा हूं। तो मैंने यहाँ पर टेस्ट बड बनाए, इस पर भी बनाए हैं, इस पर भी बनाए और इस पर नहीं बनाए हैं। मतलब ये हुआ कि जो हमारे पेपिले होते हैं, स्मॉल प्रोजेक्शन होते हैं, उन स्मॉल प्रोजेक्शन पर सभी पर टेस्ट बड नहीं पाए जाते हैं। सभी पर टेस्ट बड नहीं पाए जाते हैं। सभी पर टेस्ट बड नहीं पाए जाते हैं। क्लियर है? और जो टेस्ट बड होती है, ये जो टेस्ट बड होती है, इसका कनेक्शन कहां से होता है भैया? इसका कनेक्शन होता है नर्व से। नर्व से कहां से होता है भैया? नर्व से होता है। नर्व से इनका क्या होता है? कनेक्शन होता है। किससे होता है? नर्व से। और जो नर्व होती है कहां पर जाती है? ब्रेन में जाती है। कहां पर जाती है? ब्रेन में जाती है। और नर्व कौन सी होती है? ये इंपॉर्टेंट है कि कौन सी नर्व होती है? टेस्ट बड का जो कनेक्शन होता है नर्व से होता है, नर्व से जुड़ी हुई रहती है। लेकिन कौन सी नर्व?
नर्व कौन सी होती है? क्रेनियल। कौन सी होती है? क्रेनियल नर्व। क्रेनियल नर्व, क्रेनियल नर्व्स होती है जो ब्रेन से इसका कनेक्शन करवाती है। इसके माध्यम से हमें पता चलता है किसका? टेस्ट का। जो भी वो जन्म खाते हैं उसके क्या पता चलता है? उसका टेस्ट कैसा है, किसके माध्यम से पता चलता है? इस क्रेनियल नर्व के माध्यम से पता चलता है। एरोडी क्लियर? यहां तक सभी को क्लियर है? कोई डाउट? यहां तक सभी को क्लियर है? हमने यहां पर इतना कहा है कि फ्रीली मूवेबल मस्कुलर ऑर्गन होता है, फ्रीली मूवेबल मस्कुलर ऑर्गन होता है, और जो ओरल कैविटी के अंदर, ओरल कैविटी मतलब माउथ, मुख के अंदर फ्रेनियम से जुड़ा हुआ रहता है। जो जैसे आप अपनी टंग को ऊपर उठाते हैं तो आपको नीचे जुड़ी हुई संरचना दिखाई देगी, वो फ्रेनियम है। क्या है वो? फ्रेनियम है। ओके, अगला पॉइंट था हमारा अपर सरफेस ऑफ द टंग। हमारे जो अपर सरफेस है, टंग का अपर सरफेस है, उस टंग के अपर मतलब ऊपर वाली सरफेस पर क्या पाए जाते हैं? छोटे छोटे क्या पाए जाते हैं? प्रोजेक्शन पाए जाते हैं, उभार पाए जाते हैं, छोटे छोटे उभार पाए जाते हैं। इन उभार को नाम देते हैं पेपिले। क्या नाम देते हैं? पेपिले। ऑन एन एवरेज अगर बात की जाए कि ह्यूमन के अंदर कितनी टेस्ट बड पाई जाती है, तो 2000 से 8000 मतलब 2000 से लगभग कितनी? 8000 होती है। ओके, क्लियर? यहां तक आगे चलता हूं। एवरेज लाइफ स्पेन, एवरेज लाइफ स्पेन किसका? एवरेज लाइफ स्पेन टेस्ट बर्ड का। टेस्ट बर्ड का एवरेज लाइफ स्पेन एस्टिमेटेड, एस्टिमेटेड का मतलब होता है लगभग, एस्टिमेटेड का मतलब क्या होता है? लगभग 10 दिन होता है। कितना दिन होता है? 10 दिन होता है। 10 दिन बाद में वापिस वो रीअपियर हो जाती है। क्या हो जाती है? रीअपियर हो जाती है। ओके, तो यहाँ पर मैंने एपिथेलियम बनाई है टंग की, और एपिथेलियम पर मैंने स्मॉल प्रोजेक्शन बनाए हैं और इसके अंदर टेस्ट बड बनाए हैं। इस प्रकार से आपको ये टंग के बारे में एक बेसिक इंफॉर्मेशन मैंने यहाँ तक दे चुका। एवरीबॉडी क्लियर? यहाँ तक आपको सब कुछ क्लियर है? अगर आपको फिर भी कुछ बातें समझ में नहीं आ रही है, कुछ डाउट आपका, तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। और अगर आपको ये लगता है कि ये नोट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है तो आपको बनानी चाहिए, क्योंकि मुझे तो लगता है कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस वजह से मैंने पहले ही बोल दिया है। ओके, आगे चलते हैं। तो आगे किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? आगे हम पढ़ने वाले टंग के बारे में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि टंग जो है जीव है अभी कंप्लीट नहीं हुई हमारी। क्या नहीं हुई है? कंप्लीट नहीं हुई है। तो किसके बारे में पढ़ने वाले बताइए? जीव के बारे में पढ़ने वाले। पढ़ने वाले क्या है ये बता देता हूं मैं आपको। मैं इसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूं। क्या ड्रॉ कर रहा हूं? स्ट्रक्चर। और इसकी स्ट्रक्चर के बारे में कुछ बातें हम जानना चाहते हैं, और जानना चाहते हैं इस वजह से मैं इसकी जो स्ट्रक्चर वो ड्रॉ कर रहा हूं। और इस प्रकार से आप डायग्राम पर ना जाए, समझने पर फोकस करें ओनली। ठीक है, ये किसका डायग्राम ड्रॉ किया है मैंने? किसका डायग्राम ड्रॉ किया है मैंने? ये किसका डायग्राम ड्रॉ कर दिया मैंने कर दिया यहाँ पर टंग का। टंग का मतलब जीव का। टंग मतलब जीव होती है। ये क्या होती है भैया? टंग। टंग के अंदर टेस्ट बड होती है क्या? अभी मैं बताया था आपको कि टेस्ट बड होती है क्या? आपने कहा बिल्कुल होती है सर। आप कह रहे थे कि इसके अंदर टेस्ट बड होती है जिससे हमें स्वाद आता है। अब कोई ऐसा स्टूडेंट है जो टेस्ट बड नहीं जानता है? तो हमारी जो टंग होती है उस पर क्या होते हैं भैया? टेस्ट बड पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं बताइए? टेस्ट बड पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? टेस्ट बड पाए जाते हैं। ये टंग का स्ट्रक्चर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। टंग का स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ कर दिया है। अब देखिए धीरे धीरे मैं इनके नाम बताते जा रहा हूँ कि कौन सी जगह पर क्या क्या पाया जाता है, कौन सी जगह पर क्या क्या पाया जाता है। ठीक है, चलते हैं। सबसे पहले इसकी बात करता हूँ मैं। इसको बोलते हैं सर्कमवेलेट पेपिल। क्या बोलते हैं? सर्कमवेलेट पेपिल। क्या होते हैं? सर्कमवेलेट पेपिली। सबसे पहले पेपिली की बात करता हूं। कौन सी पेपिली है? कौन सी पेपिली है? सर्कमवेलेट पेपिली। कौन सी पेपिली है? सर्कमवेलेट पेपिली। सभी को क्लियर है? सभी को क्लियर है क्या यहां तक? अब देखिए इसके बारे में कुछ बातें सीखिए आप। इसके बारे में सर्कमवेलेट पेपिली यहाँ पर पाया जाता है, और आपको दिख रहा होगा कि इसका जो नंबर है वो बहुत कम है। इसका जो नंबर है बहुत कम है, तो मैं कह सकता हूं
मिनिमम इन नंबर, मिनिमम इन नंबर कितना होता है, लगभग 8 से 12 होता है। कितना होता है, 8 से 12 होता है। कितना होता है, 8 से 12 होता है। इतनी बात क्लियर है। लेकिन इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि जो हमारे पास में जो पेपिली है जिसकी संख्या बहुत कम है, लेकिन इस पेपिली पर जो टेस्ट बड पाए जाते हैं उनकी संख्या बहुत ज्यादा होती है। मतलब हमारे पास में जो पेपिली उनकी संख्या तो कम है, लेकिन इन पेपिली पर इनकी साइज देखिए आप, इनकी साइज देखिए, जितनी ज्यादा साइज होगी, जितनी ज्यादा साइज होगी पेपिली की, उतने ही ज्यादा क्या पाए जाएंगे, टेस्ट बड पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, टेस्ट बड पाए जाते हैं। तो यहाँ पर इसकी साइज ज्यादा है, बड़ी साइज है। अगर बड़ी साइज है इसका मतलब यह है कि इसका मतलब यह है कि इसके ऊपर जो टेस्ट बड पाए जाते हैं उनका जो नंबर होगा वो मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम होगा। कितना होगा, मैक्सिमम। जिसमें कह सकता हूं इसको बट बियर टेस्ट बड, टेस्ट बड कितनी होती है, लगभग मैं कह सकता हूं कि 100 से 300 इसकी जो टेस्ट बड होती है। 100 से 300 क्या होती है, इसके टेस्ट बड होते हैं। इनकी संख्या की बात कर रहा हूं मैं। इसके एक के अंदर कितनी टेस्ट बड पाई जाती है, लगभग 100 से 300 टेस्ट बड पाई जाती है। इतनी बात क्लियर है सर्कमविलेट पेपिली के बारे में। अगर कोई डाउट आपका तो कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। यहाँ तक अगर समझ में नहीं आया तो कुछ भी बात, आगे चलते हैं। आगे किसके बारे में पढ़ रहा हूँ, आगे मैं पढ़ रहा हूँ इसका अगला पॉइंट। अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट है कि इसकी शेप के बारे में। जैसे मैंने यहाँ पर लिख रखा है, ये वी है, ये क्या है, वी। वी सब जानते हैं, वी वी है। अगर इस वी को मैं उल्टा कर दूं तो इसकी तरह दिख रहा है क्या, दिख रहा है क्या, मतलब इसकी जो इस साइज होती है, सॉरी संरचना जो होती है इसकी, इसकी जो स्ट्रक्चर जो होती है कैसी होती है, उल्टे वी की तरह होती है। किसकी तरह होती है, उल्टे वी की तरह होती है, जो आपके दिख रही होगी यहाँ पर। तो मैं इसकी कह सकता हूं कि ये इन्वर्टेड वी शेप होती है, इन्वर्टेड वी शेप होती है। मतलब इसकी जो शेप होती है, इसकी जो शेप होती है, इसकी जो शेप होती है कैसी होती है, इन्वर्टेड। इन्वर्टेड का मतलब होता है उल्टा, इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है, उल्टा। वी शेप, उल्टे वी के समान इसकी संरचना होती है। किसकी संरचना होती है, उल्टे वी के समान किसकी संरचना होती है, सर्कमविलेट पेपिली की। और सर्कमविलेट पेपिली यहाँ पर खत्म हो चुका है। इसी प्रकार से हम दूसरे पेपिली की तरफ बढ़ रहे हैं। दूसरा पेपिली कौन सा है, दूसरा पेपिली कौन सा है, कौन सा है दूसरा पेपिली, बताइए जरा, कौन सा है, फंजीफॉर्म। कौन सा है, फंजीफॉर्म पेपिली। कौन सा है, फंजीफॉर्म पेपिली। ये कौन सा नंबर का है, दूसरे नंबर का है। दूसरे नंबर का पेपिली कौन सा है, फंजीफॉर्म पेपिली। कौन सा है बताइए जरा, फंजीफॉर्म पेपिली। पहला कौन सा था, सर्कमविलेट पेपिली। दूसरा कौन सा है, दूसरा कौन सा है, फंजीफॉर्म पेपिली। इतनी बात क्लियर है सभी को, एनी डाउट, यहाँ तक कोई दिक्कत आपको, ठीक। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहला पॉइंट मैं लिख सकता हूं कि ये क्या होते हैं, रेड पिंक डॉट्स। मतलब क्या हुआ कि जो हमारी टंग होती है, जैसे आप टंग को बाहर निकालोगे कि आप देखोगे कि आपकी टंग पर क्या पाए जाते हैं, छोटे 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 रेड पिंक, रेड या पिंक कलर के डॉट्स पाए जाते हैं। वो डॉट्स कहां पर होते हैं, फंजीफॉर्म पेपिली पर। कहां पर होते हैं, फंजीफॉर्म पेपिली पर होते हैं। ये रेड और पिंक कलर के डॉट्स पाए जाते हैं, जो कहां पर पाए जाते हैं, फंजीफॉर्म पेपिली। और फंजीफॉर्म पेपिली कौन सा एरिया है, ये जो वाला ये इसका जो ये लेटरल सरफेस है, लेटरल सरफेस जो है इसका टंग का लेटरल सरफेस है, ये लेटरल सरफेस। इस लेटरल सरफेस पर क्या पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं, फंजीफॉर्म पेपिली पाए जाते हैं। जिस फंजीफॉर्म पेपिली पर क्या पाए जाते हैं, रेड पिंक डॉट्स पाए जाते हैं। कैसे पाए जाते हैं, रेड पिंक डॉट्स पाए जाते हैं। और उसकी संरचना मतलब कहां पर ये प्रेजेंट है, कहां पर ये प्रेजेंट है, कौन से, फंजीफॉर्म पेपिली कहां पर प्रेजेंट है, इसको मैं एक बार लिख देता हूं। जैसे मैंने कहा कि ये कहां पर प्रेजेंट है, प्रेजेंट इन एंटायर सरफेस, सॉरी लेटरल सरफेस, लेटरल सरफेस ऑफ कहां पर पाए जाते हैं, प्रेजेंट लेटरल सरफेस। तो टंग मतलब फंजीफॉर्म पेपिली जो होते हैं कहां पर पाए जाते हैं, लेटरल सरफेस पर पाए जाते हैं। ये वाला जो सरफेस आपको दिख रहा है, ये वाला सरफेस,
ये वाला जो सरफेस आपको दिख रहा है, ये वाला सरफेस होता है लेटरल सरफेस। कौन सा होता है? लेटरल सरफेस होता है। हमारे पास में हम 2 पेपिली पढ़ चुके हैं टंग के अंदर। कितने पेपिली पढ़ चुके हैं? 2 पेपिली पढ़ चुके हैं। 2 पेपिली कौन कौन से पढ़ चुके हैं? सर्कमवेलेंट पेपिली, दूसरा पढ़ चुके हैं फंजिफॉर्म पेपिली। अब चलते हैं तीसरे नंबर पर। अब कौन से नंबर पर चलते हैं? तीसरे नंबर पर चलते हैं। तीसरे नंबर का जो पेपिले होता है, तीसरे नंबर का जो पेपिले होता है, वो पेपिले कौन सा है? कौन सा है बताइए जरा, कौन सा है? फिलीफॉर्म। कौन सा है? फिलीफॉर्म पेपिली। फंजिफॉर्म एक होता है, एक होता है फिलीफॉर्म। एक होता है फिलीफॉर्म, एक होता है फंजिफॉर्म। एनी डाउट? यहां तक कोई समस्या है आपको? ठीक है, आगे चलते हैं। आगे विषय के बारे में पढ़ने वाले इसके कुछ पॉइंट्स आपको मैं बताने वाला हूं। सबसे पहला पॉइंट आप इसके अंदर ये देखिए कि ये जो सरफेस है टंग का, इससे ज्यादा है ना, ज्यादा सरफेस है। ज्यादा सरफेस है तो एक बात बताइए मुझे, इसे टंग पर टेस्ट बड तो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, और टेस्ट बड किसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं? पेपिली के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। और ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है, ये फिलीफॉर्म पेपिली का है। समझ रहे हो ना? ये वाला जो एरिया है ना, किसका है? फिलीफॉर्म पेपिली का है। किसका है? फिलीफॉर्म पेपिली का है। अगर फिलीफॉर्म पेपिली का अगर ये एरिया है तो सबसे ज्यादा है ना, तो मैं कह सकता हूं कि ये मैक्सिमम इन नंबर होगा। क्या होगा? मैक्सिमम। क्या होगा? मैक्सिमम इन नंबर। क्या होगा? मैक्सिमम इन नंबर। मैक्सिमम इन नंबर होता है फिलीफॉर्म पेपिली। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे मुझे बताइए, अब इसके अंदर आप मुझे बताइए कौन किस जगह पर प्रेजेंट है, मतलब जो सरफेस, जैसे हमने कहा कि लेटरल सरफेस पर प्रेजेंट है, इसी प्रकार से मुझे बताइए इस वाली सरफेस को क्या कहते हैं? जो टंग के बीच वाला सरफेस है, बीच वाली जो जगह है ना, इस जगह को क्या नाम देते हैं? इस जगह को नाम देते हैं एंटायर सरफेस। क्या नाम देते हैं? एंटायर सरफेस। मैं कह सकता हूं प्रेजेंट इन एंटायर, एंड स्पेलिंग देख लेना जरा, एंटायर सरफेस, सरफेस हो प्रेजेंट इन एंटायर सरफेस, एंटायर सरफेस, एंटायर सरफेस ऑफ टंग क्या प्रेजेंट होते हैं? फिलीफॉर्म पेपिली प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? एंटायर सरफेस पर फिलीफॉर्म पेपिली। और आपको दिख रहा है कि मैक्सिमम इन नंबर होता है। इन दोनों लाइनों में कोई भी कंफ्यूजन, दोनों पॉइंट्स में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आगे चले। अब आगे एक बात आपको याद रखनी है, किसके बारे में? फिलीफॉर्म पेपिली के बारे में। और फिलीफॉर्म पेपिली के बारे में वो बात क्या है? वो बात यह है कि इनका जो कलर होता है व्हाइट होता है। कैसा होता है कलर? व्हाइट होता है। और अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था फंजिफॉर्म पेपिली, उसका कलर कैसा होता है? रेड पिंक होता है, रेड या पिंक होता है। अब यहाँ पर जिंदगी की सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है वो सीखिए आप। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमने कहा फिलीफॉर्म पेपिली है, लेकिन इस फिलीफॉर्म पेपिली पर टेस्ट बड नहीं पाए जाते। क्या नहीं पाए जाते हैं? टेस्ट बड। अब इतनी देर के हम क्या पढ़ रहे? टेस्ट बड ही पढ़ रहे थे। अब देखिए यहाँ पर फिलीफॉर्म पेपिली पर टेस्ट बड ही नहीं पाए जा रहे। क्या नहीं पाए जा रहे हैं? टेस्ट बड। तो मैं लिख सकता हूं टेस्ट बड, टेस्ट बड, टेस्ट बड, बड एब्सेंट। क्या लिख सकता हूं मैं? टेस्ट बड एब्सेंट। और ये जो पॉइंट है ना, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट कि इसे जो फिलीफॉर्म पेपिली है उस पर टेस्ट बड नहीं पाए जाते हैं। तो ये टंग के बारे में संरचना मैंने आपको बता दी है, और इसके ऊपर पाए जाने वाली जो पेपिली है उसके बारे में मैं आपको बता चुका हूं। तो ये सभी बातें आपको समझ में आई या नहीं आई? अगर कुछ डाउट इससे रिलेटेड आपका तो कमेंट सेक्शन में आप डाल सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके अलावा अब हम पढ़ने वाले हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, और हम पढ़ने वाले किसके बारे में? फेरिंग्स के बारे में। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? फेरिंग्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। क्योंकि टंग वाला जो पोर्शन है हमारा वो कंप्लीट हो चुका है। क्या हो चुका है? कंप्लीट हो चुका है। तो हम क्या पढ़ने वाले हैं? फेरिंग्स पढ़ने वाले हैं। और चाहे तो आप इसके नोट्स भी बना सकते हैं, क्योंकि ये जो पॉइंट्स में लिखवा रहा हूँ आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि आपको इसके नोट्स आपको जरूर जरूर बनानी चाहिए। बाकी आपकी मर्जी, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, चले
अब किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, किसके बारे में टॉपिक क्या रहेगा हमारा, हमारा टॉपिक रहेगा आज का सेकंड टॉपिक है फेरिंग्स। क्या है टॉपिक, फेरिंग्स। फेरिंग्स क्या होता है, व्हाट इज फेरिंग्स, क्या होता है फेरिंग्स। जैसे कि हमें पता है, जैसे हम ओरल कैविटी की बात कर रहे हैं, ओरल कैविटी थोड़ा सा नीचे जाते हैं, क्या आता है फेरिंग्स, ये वाला पोर्शन जो होता है किसे क्या बोलते हैं, इसको फेरिंग्स बोलते हैं। जिस पोर्शन में एयर, एयर जानते हो, हवा, एयर जो श्वास लेते हैं, जो वायु लेते हैं हम अंदर, उसकी बात कर रहा हूं, एयर एंड फूड, ये जो दोनों, जहां पर हम श्वास लेते हैं यानी श्वास नली होती है जहां पर, और जहां पर ईसोफेगस होती है, जहां पर ट्रेकिया होती है और जहां पर ईसोफेगस होती है, उस वाले पोर्शन को मैं कह रहा हूं फेरिंग्स। क्या कह रहा हूं, फेरिंग्स। तो आप मुझे बताइए कि मैं इसको कह सकता हूं कि कॉमन पैसेज है, कॉमन पैसेज फॉर, मैं कह सकता हूं कि इसको मैं कह सकता हूं इट इज कॉमन पैसेज, कॉमन पैसेज ऑफ एयर एंड फूड। एयर एंड फूड का क्या है, ये कॉमन पैसेज है। क्या है ये, कॉमन पैसेज है, किसका, एयर एंड फूड का। एयर एंड फूड का क्या है, कॉमन पैसेज है। कौन, फेरिंग्स से। किसकी बात कर रहा हूं मैं, फेरिंग्स की बात कर रहा हूं। एनी डाउट, यहां तक कोई समस्या है आपको, ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, अब आगे बढ़ते हैं इसके बारे में कि जो फेरिंग्स होता है, फेरिंग्स होता है वो 3 पार्ट में बटा हुआ रहता है, 3 भागों में बटा हुआ रहता है, डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। सबसे पहला पार्ट जो है, सबसे पहला पार्ट कौन सा है, सबसे पहला पार्ट कौन सा है, सबसे पहला पार्ट है कौन सा है, नेजोफेरिंग्स। कौन सा है, नेजोफेरिंग्स। नेजोफेरिंग्स का सबसे पहला पार्ट। दूसरा है ओरोफेरिंग्स। तीसरा है लेरेंजो, लेरेंजो लेरेंजोफेरिंग्स। तो जो फेरिंग्स होता है, उस फेरिंग्स को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहला है नेजोफेरिंग्स, दूसरा है ओरोफेरिंग्स और तीसरा है लेरेंजोफेरिंग्स। किसकी बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं किसकी, इसकी फेरिंग्स की बात कर रहे हैं। अगर आपको इसके अंदर कुछ डाउट हो तो आप मुझे बता सकते हैं, कमेंट सेक्शन में डालते हैं, बार बार यही चीज मैं रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। नेजोफेरिंग्स, नेजोफेरिंग्स। अब नेजोफेरिंग्स की बात करते हैं, तो आप मुझे बताइए जो नोज होते हैं वो खाना खाने के लिए काम आते हैं या श्वास लेने के लिए, बीच बात है, श्वास लेने के लिए, श्वास लेने के लिए काम आते हैं। मतलब ये हुआ कि ये किसका है, किसका पैसेज है, एयर का। किसका पैसेज है, एयर का। अब मुझे बताइए ओरोफेरिंग्स, माउथ की बात कर रहा है, ओरोफेरिंग्स से। अब ओरोफेरिंग्स एयर के लिए काम में आता है या फिर फूड के लिए, मतलब भोजन के लिए काम में आता है या फिर सांस लेने के लिए। आप कहोगे सर भोजन के लिए, तो भोजन के लिए आता है तो उसके अंदर वायु नहीं जाती है क्या, जाती तो है ना, जाती तो है ना, मतलब सांस तो जाती है ना उसके अंदर, जाती तो ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं कह सकता हूं कि ये एयर प्लस फूड के लिए, दोनों के लिए काम में आता है ओरोफेरिंग्स। मतलब इसके अंदर एयर भी जाता है और फूड भी जाता है। आगे बात करता हूं लेरेंजोफेरिंग्स। लेरेंजोफेरिंग्स वाले पार्ट में जाकर के इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं हम। लेरेंजोफेरिंग्स में जाकर के कितने पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, ये कितने पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं, 2 पार्ट्स में। कितने पार्ट्स में, 2 पार्ट्स में। इसमें पहला है एपिग्लोटिस, एपिग्लोटिस और दूसरा है गलिट। एपिग्लोटिस और गलिट। एपिग्लोटिस क्या होता है, एपिग्लोटिस जानते हो आप, एयर के लिए, और गलिट जो होता है फूड के लिए होता है। मतलब ये होता है एपिग्लोटिस और गलिट की बात कर रहा हूं मैं, तो मतलब जो ओपनिंग किसकी बात कर रहा है, किसकी ओपनिंग होती है, एक तो ट्रेकिया वाली, ट्रेकिया, और एक होता है यहाँ पर ईसोफेगस। ट्रेकिया और ईसोफेगस दोनों की बात कर रहा है यहाँ पर एपिग्लोटिस, यहाँ पर बात कर रहा है गलिट की, ठीक है। तो इस प्रकार से लेरेंजोफेरिंग्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया हमने। तो यहाँ पर जो फेरिंग्स वाला पार्ट है आपको समझ में आना चाहिए। अब मुझे आप ये बताइए कि जहां पर जो फेरिंग्स है, ये फेरिंग्स हमारी बॉडी में जो हमारी ओरल कैविटी है, सॉरी जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल है, इस एलिमेंट्री कैनाल में इसका क्या रोल होता है, इसके डाइजेशन में क्या रोल होता है, रोल क्या होता है, इसका रोल होता है, इसका जो फंक्शन होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये आपको
आपको अधिकतर जगह मिल जाएगा। इसका फंक्शन क्या होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहीं यहाँ पर क्वेश्चन आ सकता है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। तो मैं कह सकता हूँ कि इसका जो वर्क है, जो कार्य है, वो कार्य क्या होता है, डीग्लूटेशन, डीग्लूटेशन ऑफ फूड, डीग्लूटेशन ऑफ फूड होता है। डीग्लूटेशन क्या होता है, डीग्लूटेशन मतलब होता है निगलना, स्वेलिंग होती है, स्वेलिंग इसका काम होता है, इसका फेरिंग का काम होता है, क्योंकि ये म्यूकस से रिलीज करता है, जिससे वो आसानी से जो फूड होता है वो आगे की तरफ मूव कर देता है, आगे की तरफ मूव हो जाता है, ठीक है। डीग्लूटेशन, डीग्लूटेशन मतलब स्वेलिंग होता है, स्वेलिंग, स्वेलिंग होता है, स्वेलिंग ऑफ फूड होता है। क्लियर इतनी बात। तो किसकी बात कर रहे हैं, फेरिंग्स की बात कर रहे हैं। फेरिंग्स के 3 पार्ट हमने देख लिए हैं, नेजोफेरिंग्स होता है, ओरोफेरिंग्स, लेरिंजोफेरिंग्स, ठीक है। और इसके अंदर फंक्शन देखा है डीग्लूटेशन ऑफ फूड, इतनी बात क्लियर होनी चाहिए। आगे चलते हैं, आगे किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, आगे पढ़ने वाले हम, हमारा तीसरा पॉइंट रहने वाला है। तीसरा पॉइंट क्या रहेगा हमारा, हमारा तीसरा पॉइंट रहेगा ईसोफेगस। क्या है हमारा तीसरा पॉइंट, ईसोफेगस क्या होता है, ईसोफेगस क्या होता है। ईसोफेगस एक फूड पाइप होता है। क्या होता है ईसोफेगस, फूड पाइप। फूड पाइप मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि ये ऐसा पाइप होता है जिसके अंदर फूड आगे की तरफ मूव करता है, जिस पाइप के थ्रू फूड यानी भोजन आगे की तरफ जाता है, उसी पाइप को हम क्या कहते हैं, ईसोफेगस कहते हैं। क्या कहते हैं बताइए, ईसोफेगस कहते हैं। आप बोलोगे सर फिर क्या इसकी कुछ लेंथ वगैरह भी होती है क्या, लेंथ मतलब इसकी जो लंबाई वगैरह कुछ होती है क्या, हाँ बिल्कुल होती है। अगर इसकी लेंथ की बात करूं, अगर इसकी लेंथ की बात करूं मैं, तो इसकी जो लेंथ होती है 22 से 25 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है लेंथ, कितनी होती है इसकी, इसकी लेंथ होती है 22 से 25 सेंटीमीटर होती है। 22 से 25 सेंटीमीटर क्या होती है, ईसोफेगस की लेंथ होती है। अब मुझे बताइए ईसोफेगस के बारे में आगे चलते हैं। तो आगे चलते हैं जी, बताइए मुझे कि इसके अंदर कुछ मसल्स पाई जाती है क्या, कुछ मसल्स पाई जाती है क्या। तो अगर मसल्स की बात करूं मैं किसके अंदर, मैं कह सकता हूं कि मसल्स ऑफ ईसोफेगस, मसल्स ऑफ ईसोफेगस, मसल्स ऑफ ईसोफेगस की बात कर रहा हूं कि इसके अंदर कुछ मसल्स पाई जाती है। अगर इसके अंदर कुछ मसल्स पाई जाती हैं तो वो कौन कौन सी मसल्स पाई जाती है और वो किस प्रकार से कुछ कार्य वगैरह करती है, तो किस प्रकार से कार्य परफॉर्म करती है। तो मैं बात कर रहा हूं ईसोफेगस की। किसकी बात करूं मैं, ईसोफेगस की बात कर रहा हूं। और ईसोफेगस के अंदर कुछ मसल्स पाई जाती है क्या, ये हमें सीखना है। इतनी बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर ईसोफेगस के अंदर ईसोफेगस में क्या होता है कि जो 2 प्रकार की मसल्स पाई जाती है, 2 प्रकार की मसल्स पाई जाती है। एक होती है सुपीरियर, सुपीरियर होती है, एक होती है इंफीरियर। एक मसल कौन सी होती है, सुपीरियर, सुपीरियर, सुपीरियर मसल जो होता है 1/3 पार्ट। कितना पार्ट होता है, 1/3 पार्ट होता है। सुपीरियर मसल कितनी मतलब कितनी होती है, 1/3 पार्ट होता है किसका, ईसोफेगस के अंदर सुपीरियर मसल जो होती है उसका पार्ट होता है 1/3। और इसके अलावा इंफीरियर की बात करता हूं, इंफीरियर, इंफीरियर मसल्स की बात करता हूं 2/3 पार्ट मतलब 2/3, 2/3 पार्ट होता है। अब सुपीरियर मसल जो होती है 1/3 पार्ट होता है। और ये मसल जो होती है किस कौन सी मसल होती है, क्योंकि मसल पे अलग अलग प्रकार की होती है। स्केलेटल मसल होती है, स्मूथ मसल होती है, कार्डियक मसल, पता नहीं कौन कौन सी मसल होती है। तो इस वजह से अलग अलग प्रकार की मसल होती है। तो मैं बात कर रहा हूँ सुपीरियर मसल की। सुपीरियर मसल जो होती है वो कौन सी मसल होती है, सुपीरियर मसल होती है जो कौन सी मसल होती है, स्केलेटल मसल, स्केलेटल, स्केलेटल मसल होती है। और इस प्रकार से मैं कह सकता हूं इंफीरियर जो मसल होती है वो होती है स्मूथ मसल। कैसी मसल होती है, स्मूथ मसल होती है, स्मूथ मसल होती है। कौन सी मसल, इंफीरियर मसल जो होती है स्मूथ मसल होती है। उम्मीद है कि ये बातें आपको समझ में आई होगी, उम्मीद है कि ये बातें आपको समझ में आई होगी। ठीक है, 1 मिनट रुकिए जरा। ठीक है, अब देखो ईसोफेगस अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। ईसोफेगस के बारे में कुछ और बातें आपको बताने वाला हूं।
जो मैं ऊपर लिख देता हूँ यहाँ पर, इस प्रकार से ये ऊपर लिख रहा हूँ मैं इसको, क्योंकि इसको हटाना सही नहीं रहेगा क्योंकि हम इसोफेगस पढ़ रहे हैं इस वजह से, और हमारे पास स्पेस है तो हम यहाँ पर ही लिख लेते हैं इसको। देखिए मैं एक डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ, एक डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ। ये क्या है बताइए? क्या होता है? डायाफ्राम। क्या होता है ये? डायाफ्राम होता है। क्या होता है ये? डायाफ्राम। क्या होता है ये? डायाफ्राम होता है। और ये हमारे पास होती है इसोफेगस। क्या होती है? इसोफेगस होती है। ठीक है, क्या होती है? इसोफेगस होती है। ये डायफ्राम है, इसोफेगस है। ये क्या होता है? स्टमक होता है। स्टमक होता है, ये स्टमक होता है, इसोफेगस है, डायफ्राम है। अब देखिए मैं क्या बात कर रहा हूं, मैं ये बात कर रहा हूं कि मैंने क्या कहा था, सुपीरियर मसल। सुपीरियर मसल कौन सी होती है? स्केलेटल मसल। और इंफीरियर होती है टू थर्ड स्मूथ मसल। मतलब सुपीरियर का मतलब ऊपर वाली मसल होती है जो स्केलेटल मसल होती है, और इसके अंदर इसोफेगस के अंदर जो नीचे वाली मसल होती है वो स्मूथ मसल से होती है। आगे बात सुनिए भाई ध्यान से, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए इसोफेगस जो होता है, आप मुझे बताइए कि इसोफेगस के अंदर डाइजेशन होता है, डाइजेशन एब्जॉर्प्शन की प्रक्रिया होती है क्या इसोफेगस के अंदर? तो मैं लिख देता हूं यहां पर, इन इसोफेगस, इन इसोफेगस से डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन एब्सेंट। डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन एब्सेंट होता है किसके अंदर? इसोफेगस के अंदर। इसी प्रकार से डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन क्या होता है? एब्सेंट होता है किसके अंदर? इसोफेगस के अंदर। दूसरा पॉइंट क्या है मेरा? दूसरा पॉइंट है मेरा इसी के बारे में कह रहा हूं, इसी के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको जरा ध्यान से सुनिएगा कि अपर इसोफेगस, मैं कह सकता हूं कि अपर इसोफेगस मतलब हम ये जानते हैं कि जो कवरिंग होती है इसकी, सबसे बाहर वाली कवरिंग कौन सी होती है? सिरोसा। सबसे बाहर वाली कवरिंग कौन सी होती है? गट की सबसे बाहर वाली कवरिंग कौन सी होती है? सिरोसा होती है। जो आगे पढ़ोगे आप तो टेंशन ना ले, इसको नहीं पता है, और जिसको पता है वो ध्यान से सुने सभी बातों को, कि और जिसको नहीं पता है वो भी ध्यान से सुने। ठीक है, तो मैं कह रहा हूं कि जो अपर इसोफेगस मतलब ये वाला हिस्सा, जो ये ऊपर वाला जो हिस्सा है इसोफेगस का, जो ऊपर वाला हिस्सा है, उस ऊपर वाले हिस्से के अंदर सिरोसा जो लेयर है वो एब्सेंट होती है। सिरोसा नाम की जो लेयर होती है वो एब्सेंट होती है, क्योंकि सिरोसा पूरी गट के अंदर पाई जाती है। पूरी गट के अंदर क्या पाई जाती है? सिरोसा पाई जाती है। लेकिन मैं बात कर रहा हूं इसोफेगस की, तो इसोफेगस के अंदर ऊपर वाले मतलब क्या? ऊपर वाले मतलब अपर वाला जो इसोफेगस है, अपर वाले इसोफेगस के अंदर सिरोसा एब्सेंट होती है। तो अगर सिरोसा एब्सेंट होती है तो उसके जगह कौन प्रेजेंट होता है? उसके जगह प्रेजेंट होती है ट्यूनिका एडवेंटिशिया। कौन प्रेजेंट होती है? ट्यूनिका एडवेंटिशिया। अपर इसोफेगस है सिरोसा लेयर इज एब्सेंट। क्या होती है? एब्सेंट होती है, बट ट्यूनिका एडवेंटिशिया प्रेजेंट होती है। ट्यूनिका एडवेंटिशिया क्या होती है? प्रेजेंट होती है। अपर इसोफेगस के अंदर सिरोसा लेयर इज एब्सेंट, बट ट्यूनिका एडवेंटिशिया प्रेजेंट होती है। कौन सी? ट्यूनिका एडवेंटिशिया लेयर क्या होती है? प्रेजेंट होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूरी गट के अंदर
पूरी गट के अंदर ऊपर वाली जो लेयर होती है वो होती है सिरोसा, लेकिन इसोफेगस के अंदर वो सिरोसा नहीं है, सिरोसा एब्सेंट है। सिरोसा की जगह कौन पाया जाता है? ट्यूनिका एडवेंटिशिया पाई जाती है। कौन पाई जाती है? ट्यूनिका एडवेंटिशिया प्रेजेंट होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ये ट्यूनिका एडवेंटिशिया जो होती है वो कैसी लेयर होती है? व्हाइट फाइब्रस लेयर होती है। किससे बनी होती है? व्हाइट फाइबर से बनी होती है। व्हाइट फाइब्रस लेयर होती है ट्यूनिका एडवेंटिशिया। और ट्यूनिका एडवेंटिशिया कहां पर प्रेजेंट होती है? अपर सरफेस पर। कहां पर प्रेजेंट होती है? यहां पर होती है ट्यूनिका एडवेंटिशिया। ट्यूनिका एडवेंटिशिया यहां पर प्रेजेंट होती है और ट्यूनिका एडवेंटिशिया व्हाइट फाइब्रस लेयर होती है। इतनी बात आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आनी चाहिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ये वाला जो पॉइंट लिखा है मैंने, ये और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। तो लिख देता हूं यहाँ पर, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट का मतलब है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे तो आप इसके नोट्स भी बना सकते हैं बैक टू बैक। ओके, तो इतनी बात क्लियर है? उम्मीद है कि ये बातें आपको समझ में आ रही होगी। तो हमारा इसी के साथ में ईसोफेगस वाला जो पार्ट है वो कंप्लीट हो जाता है। क्या कंप्लीट हो जाता है? ईसोफेगस वाला जो पार्ट है हमारा कंप्लीट हो जाता है। और ईसोफेगस को कंप्लीट हो जाने के बाद में हम क्या करते हैं बताइए? हमने कहा था कि हम स्टोमक भी पढ़ लेंगे। क्या पढ़ लेंगे? स्टोमक के बारे में भी पढ़ेंगे। तो अगला जो पॉइंट हमारा, अगला जो टॉपिक हमारा 4th नंबर का जो टॉपिक है वो क्या चलेगा? हमारा टॉपिक चलेगा कौन सा चलेगा? स्टोमक चलेगा। बताइए जरा कौन सा चलेगा? स्टोमक चलेगा। इतनी बात क्लियर है? यहां तक कोई डाउट आपको? किसकी बात कर रहा हूं मैं? अब बात करता हूं मैं स्टोमक की। 4th पॉइंट में ले लेता हूं आपके साथ में, कौन सा है? स्टोमक। हम छोटी क्लास में पढ़ते आ रहे हैं, छोटी क्लासों से क्या पढ़ते आ रहे हैं कि ये जे शेप होता है। पढ़ा है क्या कभी? कभी अगर आपने स्टोमक के बारे में पढ़ा है तो ये लाइन जरूर देखी होगी आपने, जे शेप होता है। शेप कैसी होती है इसकी? जे शेप होता है। कैसा होता है ये? जे शेप होता है। सबसे पहले मैं कह देता हूं आपके मस्कुलर होता है, मस्कुलर होता है। कैसा होता है? मस्कुलर होता है। इसके अलावा जे शेप होता है। क्या होता है? जे शेप होता है। और इसके अलावा 3rd पॉइंट में इसके बारे में लिख रहा हूं कि स्टोमक के अंदर जो हमारा आमाशय होता है, उस आमाशय के अंदर, स्टोमक के अंदर, मैं दोनों लैंग्वेज यूज कर रहा हूं क्योंकि कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जिनको मतलब हिंदी मीडियम में पढ़ना होता है और कुछ शब्द उनको पता नहीं होता है हिंदी और इंग्लिश का, इस वजह से दोनों लैंग्वेज यूज कर रहा हूं। ठीक है, जे शेप होता है। और इसके अलावा जो हमारा आमाशय होता है, जो हमारा स्टोमक होता है, उस स्टोमक के अंदर जो फूड मतलब जो भोजन होता है लगभग 4 से 5 घंटे के लिए, 4 to 5 आवर के लिए स्टोर रहता है। 4 to 5 आवर के लिए क्या होता है? स्टोर रहता है। मतलब मैं कह सकता हूं कि स्टोमक के अंदर स्टोर फूड 4 to 5 आवर, 4 से 5 घंटे के लिए स्टोमक के अंदर भोजन क्या रहता है? स्टोर रहता है। क्या रहता है? क्या होता है? स्टोर रहता है। और 4 से 5 घंटे के बाद में वापस से भूख लगना स्टार्ट हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि स्टोमक से भोजन निकल चुका है, भोजन निकल चुका है, स्टोमक से भोजन निकल चुका है। तो मतलब एक बार खाना खाने के बाद में लगभग 4 से 5 घंटे या 6 घंटे के लिए हम भूखे रह सकते हैं। उसके बाद भूख लगना वापस स्टार्ट हो जाती है, मतलब भूख लगना वापस स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो अब स्टोमक की बात कर रहा हूं मैं। और अगर स्टोमक की बात कर रहा हूं तो इसके अंदर सबसे पहले मुझे ये जानना चाहिए, सबसे पहले मुझे स्टोमक के अंदर ये जानना चाहिए कि स्टोमक की पोजीशन क्या होती है। सर, पोजीशन कहाँ होती है, कहाँ पर प्रेजेंट होता है, किस तरह प्रेजेंट होता है, ये जानना जरूरी है। तो स्टोमक की जो पोजीशन होती है, सबसे पहला पॉइंट है स्टोमक के बारे में, पोजीशन। कौन सा भी है? पोजीशन। पोजीशन की जैसे ही बात करते हैं हम, और पोजीशन की हम जैसे ही बात करते हैं तो मैं कह सकता हूं कि देखिए अपर लेफ्ट मतलब ऊपर की तरफ, लेफ्ट, अपर लेफ्ट पोर्शन। सुनिए जरा,
अपर मतलब ऊपर की तरफ पाया जाता है, लेफ्ट पोर्शन में पाया जाता है। किसके लेफ्ट पोर्शन में? एब्डोमिनल केविटी, एब्डोमिनल केविटी के लेफ्ट पोर्शन में, अपर लेफ्ट पोर्शन में पाया जाता है स्टोमक, मतलब लेफ्ट वाले रीजन पर, इस जगह पर प्रेजेंट क्या होता है? स्टोमक प्रेजेंट होता है। ये कह रहा है कि अपर यानी ऊपर वाले हिस्से में, लेफ्ट पोर्शन पर, लेफ्ट वाले हिस्से में प्रेजेंट होता है। किसके लेफ्ट वाले हिस्से में? एब्डोमिनल केविटी के लेफ्ट वाले हिस्से में प्रेजेंट होता है। मतलब मैं कह सकता हूं कि अपर लेफ्ट पोर्शन, अपर लेफ्ट पोर्शन ऑफ एब्डोमिनल केविटी, अपर लेफ्ट पोर्शन ऑफ एब्डोमिनल केविटी, अपर लेफ्ट पोर्शन ऑफ एब्डोमिनल केविटी, हमारी जो एब्डोमिनल केविटी होती है, इस एब्डोमिनल केविटी के अपर वाली पोर्शन मतलब अपर लेफ्ट पोर्शन पर प्रेजेंट क्या होता है? स्टोमक प्रेजेंट होता है। क्या यहाँ तक कुछ डाउट आपको? यहाँ तक सभी को ये बात क्लियर है कि स्टोमक इस प्रकार से प्रेजेंट होता है। अब मैं स्टोमक की थोड़ी संरचना ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पर, जो कि थोड़ी देर पहले भी की थी मैंने। ये डायफ्राम मैं बना रहा हूं, और स्टोमक के अंदर, स्टोमक के अंदर इसोफेगस मैंने बना दी है, इसोफेगस बना दी है, डायफ्राम है, डायफ्राम है। और इस स्टोमक के अंदर क्या पाए जाते हैं? क्या पाए जाते हैं? छोटे छोटे उबार पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? छोटे छोटे क्या पाए जाते हैं? उबार पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं बताइए जरा? छोटे छोटे उबार पाए जाते हैं। अब स्टोमक के बारे में बात करूं, छोटे छोटे उबार पाए जाते हैं। अब जो स्टोमक होता है हमारा, वो स्टोमक के 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है, डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। मैं लिख सकता हूं कि डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। सबसे पहला पार्ट होता है कार्डियक, दूसरा मैं लिख रहा हूं फंडस, तीसरा लिख रहा हूं मैं, तीसरा बॉडी, फोर्थ नंबर का है पाइलोरस। पाइलोरस फोर्थ नंबर का क्या है? पाइलोरस होता है। अब इसी जो पार्ट्स को डिवाइड किया है मैंने, 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है स्टोमक को, तो मैं यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ कौन कौन से पार्ट है। जैसे यहाँ पर बात करूं मैं, ये होता है कार्डियक, ठीक है, ये होता है फंडस, ये वाला पार्ट, ये होता है बॉडी, ये वाला बॉडी होता है, और ये वाला जो होता है ये होता है पाइलोरस, या पाइलोरिक भी बोलते हैं, पाइलोरस भी बोलते हैं। तो स्टोमक को मैंने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है? स्टोमक को मैंने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है? 4 पार्ट्स में। 4 पार्ट्स कौन कौन से हैं? पहला कार्डियक, फंडस, बॉडी और पाइलोरस। कार्डियक, फंडस, बॉडी और पाइलोरस 4 पार्ट्स में मैंने किसको डिवाइड किया है? स्टोमक को डिवाइड किया है। इतनी बात क्लियर है? इज दैट क्लियर? यहां तक सभी बातें आपको समझ में आ रही है, नहीं आ रही? अगर कुछ भी बात का डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, आपको अपने कमेंट का जवाब जरूर मिलेगा, ठीक है। तो आगे चलते हैं। आगे किसके बारे में पढ़ रहे हैं? आगे किसके बारे में पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं, देखिए कि ये वाला जो पोर्शन होता है, जैसे कि कार्डियक की अगर बात करता हूं तो आपको दिख रहा होगा कि ये कार्डियक किससे अटैच है। कार्डियक किससे अटैच है? मैं लिख सकता हूं इसके बारे में, यहां पर लिख देता हूं, कार्डियक कनेक्ट विथ ईसोफेगस, कनेक्ट विथ ईसोफेगस। कार्डियक कनेक्ट विथ, कार्डियक जो पार्ट होता है वो किससे कनेक्ट होता है? ईसोफेगस से कनेक्ट होता है। किससे कनेक्ट होता है? ईसोफेगस से कनेक्ट रहता है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है? आगे देखिए, मैं कह रहा हूं कि जो स्टोमक होता है, स्टोमक के अंदर एक मूवमेंट होता है, एक कॉन्ट्रैक्शन होता है। इस कॉन्ट्रैक्शन का नाम क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन होता है स्टोमक के अंदर, मैं पहले भी आपको बता चुका हूं।
स्टोमक के अंदर एक कॉन्ट्रैक्शन होता है, उस कॉन्ट्रैक्शन का नाम क्या है? उस कॉन्ट्रैक्शन का नाम मैं पहले पिछले लेक्चर में आपको बता चुका हूं। इसके अंदर एक कॉन्ट्रैक्शन होता है, कॉन्ट्रैक्शन जानते हो ना, इस प्रकार से कॉन्ट्रैक्शन होता है। ठीक है, इस कॉन्ट्रैक्शन का नाम क्या होता है? इस कॉन्ट्रैक्शन का नाम होता है, इस कॉन्ट्रैक्शन का नाम होता है चर्निंग मूवमेंट। क्या बोलते हैं इसको? चर्निंग मूवमेंट। क्या बोलते हैं इसको? चर्निंग मूवमेंट बोलते हैं। इस वाला जो मूवमेंट होता है ना, किसके अंदर? स्टोमक के अंदर। स्टोमक के अंदर इस प्रकार से जो मूवमेंट होता है, इस प्रकार से जो मूवमेंट होता है, इस मूवमेंट को क्या नाम देते हैं? इस मूवमेंट को नाम देते हैं चर्निंग मूवमेंट। कौन सा मूवमेंट? चर्निंग मूवमेंट। कौन सा मूवमेंट? चर्निंग मूवमेंट। इज दैट क्लियर? सभी को क्लियर है? कुछ डाउट है तो बताइए जरा, कुछ डाउट है तो बताइए जरा। इसके अंदर इतनी बात हम सीख चुके हैं। हमने ये स्टोमक को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। 4 पार्ट्स होते हैं कार्डियक, फंडस, बोटिन, पाइलोरस। ये सब चीज आपको समझ में आनी चाहिए। और इसके अलावा हम अब पढ़ने वाले हैं इस पे स्फिंक्टर। स्फिंक्टर किसके? स्फिंक्टर, स्फिंक्टर किसके? स्टोमक के स्फिंक्टर कौन कौन से होते हैं, कहां पर पाए जाते हैं? इज दैट क्लियर? इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं यहां पर हेडिंग डाल लेता हूं, क्या पढ़ने वाले हैं हम? स्फिंक्टर। क्या पढ़ने वाले हैं? स्फिंक्टर पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? स्फिंक्टर पढ़ने वाले हैं। अब देखिए यहां पर क्या पाए जाते हैं? स्फिंक्टर पाए जाते हैं। स्फिंक्टर तो जानते हो ना आप, स्फिंक्टर होता है। स्फिंक्टर का मतलब होता है कि जैसे यहां से इसोफेगस से जो भोजन आएगा, उसके एंट्री के लिए एक गार्ड पाया जाता है। गार्ड, गार्ड तो जानते हो ना। अब यहाँ पर एक गार्ड बैठा हुआ है, यहाँ पर एक गार्ड बैठा हुआ है। अब ये गार्ड डिसाइड करेंगे कि अंदर किसको जाना है। नहीं, जो गार्ड होता है वो गार्ड डिसाइड करना है अंदर किसको जाना है। तो इसी प्रकार से इसके अंदर जो गार्ड बैठा हुआ है वो गार्ड डिसाइड करेगा कि किसको अंदर जाना है। और इस गार्ड का कुछ नाम होता है ना। अरे जो गार्ड बैठा हुआ रहता है, कहीं पर भी जाते हैं हम तो गार्ड रहता है, तो गार्ड का कुछ नाम होता है क्या? होता है, जैसे हम गार्ड सेल्स पढ़ते थे। अरे लीव के अंदर नहीं पढ़ते क्या? गार्ड सेल्स। तो गार्ड होता है, उसका कुछ नाम तो होता है ना। तो इसी प्रकार से उस नाम होता है उसका, तो इसी प्रकार से इसका भी एक नाम रख दिया गया। जो ऊपर वाला होता है, ऊपर वाला कौन सा? कार्डियक वाला। मतलब ईसोफेगस से जहां पर भोजन आता है, ये वाला जो गार्ड होता है, ये वाला जो स्फिंक्टर होता है, इस स्फिंक्टर का नाम होता है, क्या नाम होता है? इस नाम से बताइए जरा। कार्डियक स्फिंक्टर। क्या होता है बताइए जरा? कार्डियक स्फिंक्टर। कार्डियक स्फिंक्टर क्या नाम होता है? कार्डियक स्फिंक्टर। क्या नाम होता है बताइए जरा, क्या नाम होता है? कार्डियक स्फिंक्टर नाम होता है। इतनी बात क्लियर है सभी को? खत्म हो गई। इतनी बात क्लियर है? कार्डियक स्फिंक्टर होता है। कार्डियक नाम क्यों दिया है? कार्डियक नाम क्यों दिया है? कार्डियक नाम मैंने इस वजह से दिया है क्योंकि यहां पर देखिए आप, यहां पर पाया जा रहा है किसके पास? कौन से पोर्शन में पाया जाता है? कार्डियक वाले पोर्शन में पाया जाता है। और कार्डियक वाले पोर्शन में पाया जा रहा है, इस वजह से मैंने क्या नाम दिया इसको? क्या नाम दिया है? कार्डियक स्फिंक्टर नाम दिया है। 1 मिनट। हाँ, चलते हैं आगे। तो किसके बारे में बात कर रहा हूं मैं? कार्डियक स्फिंक्टर के बारे में बात कर रहा हूं। किसके बारे में बात करता हूं? कार्डियक स्फिंक्टर का दूसरा नाम क्या होता है? दूसरा नाम क्या होता है? दूसरा नाम होता है इसका गैस्ट्रो। क्या नाम होता है? गैस्ट्रो ईसोफेजियल। गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्फिंक्टर। क्या नाम देते हैं? गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर। कार्डियक स्फिंक्टर का दूसरा नाम क्या है? गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर। इसोफेगस के पास पाया जा रहा है ना। किसके पास पाया जा रहा है? इसोफेगस के पास पाया जा रहा है, इस वजह से क्या कह दिया मैंने? गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर नाम दे दिया है। अब देखिए आगे, इस वाले स्फिंक्टर, इस वाले गार्ड का काम हो गया। अगले के पास चलते हैं। अगला कौन सा है? किसके पास में पाया जा रहा है? जिस प्रकार से आपने यहां पर देखा था कि कार्डियक है, कार्डियक वाले पार्ट में पाया जा रहा है, उसी प्रकार से यहां पर देखिए कौन से पार्ट में पाया जा रहा है? पाइलोरस वाले पार्ट में पाया जा रहा है। तो मैं कह सकता हूं पाइलोरिक स्फिंक्टर। पाइलोरिक पाइलोरिक स्फिंक्टर।
क्या नाम दे सकता हूं मैं इसको? पाइलोरिक स्फिंक्टर नाम दे सकता हूं। यहाँ पर जो स्फिंक्टर पाया जाता है उसका क्या नाम होता है? पाइलोरिक स्फिंक्टर नाम होता है। इस डेट क्लियर, इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए। यहाँ तक अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। एनी डाउट? यहाँ तक कोई समस्या? इतनी बात समझ में आ रही है? इतनी बात समझ में आ रही है? कार्डियक स्फिंक्टर, गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर, पाइलोरिक स्फिंक्टर के बारे में बात कर चुके हैं। और ये वाले जो उभार होते हैं इसको बोलते हैं रुगे, गैस्ट्रिक रुगे। क्या बोलते हैं इसको? गैस्ट्रिक रुगे बोलते हैं, जो हम अगले लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? गैस्ट्रिक रुगे अगले लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं। तो बताइए स्टोमक वाला जो पार्ट है क्लियर हुआ या नहीं? स्टोमक वाला जो पार्ट है वो क्लियर हुआ या नहीं हुआ? कुछ डाउट है तो बताइए, बताइए जरा। स्टोमक मस्कुलर है, जे शेप है, स्टोर फूड है 4 से 5 आवर, और पोजीशन है अपर लेफ्ट पोर्शन ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी, और डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, कार्डियक, फंडस, बॉडी, पाइलोरस। और कार्डियक कनेक्ट विद इसोफेगस, और कॉन्ट्रैक्शन होती है चर्निंग मूवमेंट। इसके अलावा कह सकते हो स्फिंक्टर होता है कार्डियक स्फिंक्टर या गैस्ट्रो इसोफेजियल स्फिंक्टर, और एक होता है पाइलोरिक स्फिंक्टर। क्लियर है? सभी को क्लियर है? यहां तक सभी को क्लियर है क्या? चलो आगे चलते हैं। आगे अब स्टोमक के बाद में हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में? स्मॉल इंटेस्टाइन। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो हमारा 5th नंबर का जो टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा? क्या रहेगा 5th नंबर का टॉपिक? स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या रहेगा? स्मॉल इंटेस्टाइन। इतनी बात क्लियर है आपको? तो आगे बढ़ते हैं। आगे किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? आगे हम पढ़ने वाले हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ने वाले हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ने वाले हैं, कुछ स्ट्रक्चर्स उसके ड्रॉ करने वाले। ठीक है, अब क्या पढ़ने वाले हैं? 5th नंबर का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या रहेगा? स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन का जो लेंथ होता है वो कितना होता है? कितना होता है? कितना होता है बताइए? लगभग 6 मीटर। इतने होता है ना। इसका जो लेंथ होता है अप्रोक्सीमेटली देखा जाए तो कितना होता है? 6 मीटर होता है। अब मैं यहाँ पर एक डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं, उस डायग्राम के माध्यम से भी समझने वाले हैं। ओके, थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, तो किसके बारे में बात कर रहे हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में बात कर रहे हैं। ये स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पर ड्रॉ की है, स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पर ड्रॉ की है, और स्ट्रक्चर के माध्यम से मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ जरा समझिएगा, जरा समझिएगा। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट्स की। इसके अंदर कौन कौन से पार्ट होते हैं? सबसे पहले वाला ये वाला जो पार्ट, उसके बारे में आप मुझे बताइए क्या नाम होता है इसका? ड्यूडेनम। क्या नाम होता है? ड्यूडेनम नाम होता है। दूसरा हमारे पास में होता है जेजुनम। क्या नाम होता है? जेजुनम नाम होता है। और तीसरा हमारे पास में होता है इलियम। क्या नाम होता है?
ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है और ये 3 पार्ट्स कौन से हैं? ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। इज दैट क्लियर? यहां तक कोई डाउट है आपको? आगे चलते हैं। आगे जैसे हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, जैसे हम आगे की तरफ बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे पास में बड़ा सा स्ट्रक्चर है, उसको हमें नामांकित करना है, उसके नाम लिखने। क्या होता है उसमें? देखिए आगे चलते हैं तो हमारे पास में एक पार्ट, यहाँ पर एक पार्ट आता है, उसको हम नाम क्या देते हैं? हम नाम देते हैं उसको सीकम। क्या नाम देते हैं इसको? इस वाले पार्ट को क्या नाम देते हैं? हम सीकम नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं बताइए जरा? क्या नाम देते हैं? सीकम नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? सीकम नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? क्योंकि जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है उसके पार्ट भी यहाँ पर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। सीकम होता है और एक होता है कोलोन। ये वाला पार्ट होता है कोलोन, और ये कोलोन वाला जो पार्ट होता है वो 4 पार्ट में डिवाइड होता है। कितने पार्ट में डिवाइड होता है बताइए जरा? 4 पार्ट में डिवाइड होता है। मतलब ये हुआ कि हमने पहले तो स्मॉल इंटेस्टाइन को नामांकित कर लिया, 3 पार्ट हमने लिख लिए। अब 4th पार्ट में किसके बात कर रहा हूँ? मैं बात कर रहा हूँ स्मॉल इंटेस्ट सॉरी लार्ज इंटेस्टाइन। तो लार्ज इंटेस्टाइन के कुछ पार्ट्स में यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ, कुछ पार्ट्स में यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ। जैसे मैंने सीकम यहाँ पर लिख दिया। ये वाला जो पार्ट होता है सीकम, और ये वाला जो होता है ना, ये वाला पार्ट यहाँ से लेकर के यहाँ तक इतना पार्ट जो होता है, ये इतना पार्ट होता है कोलोन। क्या होता है ये? कोलोन। किसकी बात कर रहा हूँ? लार्ज इंटेस्टाइन की बात कर रहा हूँ। ध्यान से सुनिएगा जरा, ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा आपको कि लार्ज इंटेस्टाइन एक होता है सीकम, दूसरा होता है कोलोन, जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक होता है कोलोन। अब क्योंकि लार्ज इंटेस्टाइन भी 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है और आगे होता है हमारे पास में रेक्टम। क्या होता है? रेक्टम। क्या होता है हमारे पास में? रेक्टम। मतलब हमने क्या किया, सबसे पहले तो स्मॉल इंटेस्टाइन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक है जेजुनम, दूसरा है सॉरी एक है ड्यूडेनम, दूसरा है जेजुनम और तीसरा है इलियम। और जैसे हमने अब देखो आगे बढ़ते हैं लार्ज इंटेस्टाइन की तरफ, तो लार्ज इंटेस्टाइन को भी हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है? 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक है सीकम, दूसरा है कोलोन और हमारे पास तीसरा है रेक्टम। और कोलोन जो होता है, कोलोन 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है। कितने पार्ट्स में? 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है। कितने पार्ट्स में डिवाइड होता है? 4 पार्ट्स में। असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग और सिग्मोइड। मतलब ये हुआ कि ये जो कोलोन है वो 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक होता है असेंडिंग कोलोन। असेंडिंग कोलोन ऊपर की तरफ बढ़ रहा है ना, असेंडिंग कोलोन ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। किसकी तरफ बढ़ रहा है? ऊपर की तरफ। असेंडिंग कोलोन, असेंडिंग असेंडिंग असेंडिंग, इसको बोलते हैं असेंडिंग। ऊपर की तरफ जाने वाले को क्या बोलते हैं? असेंडिंग। ऐसे जाते हैं क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्स। क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्स। ऐसे जाते हैं उसको क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्स बोलते हैं। ऐसे जाते हैं उसको क्या बोलते हैं? असेंडिंग। ऐसे जाते हैं उसको क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्स बोलते हैं। और जो नीचे आते हैं उसको क्या बोलते हैं? डिसेंडिंग। डिसेंडिंग डिसेंडिंग क्या बोलते हैं? डिसेंडिंग। फिर से समझिए जरा, जो ऊपर जाता है उसको क्या बोलते हैं? असेंडिंग। जो इधर इधर जा रहा है उसको क्या बोल रहे हैं? ट्रांसवर्स। जो नीचे आ रहा है उसको क्या बोलते हैं? डिसेंडिंग। असेंडिंग, डिसेंडिंग, असेंडिंग, डिसेंडिंग। इधर जा रहा है तो ट्रांसवर्स, इधर जा रहा है तो ट्रांसवर्स, इधर जा रहा है तो ट्रांसवर्स। क्लियर है? अब देखिए हमारे पास 4th पोजीशन है, 4th वाला है सिग्मोइड। 4th वाला कौन सा है? सिग्मोइड। कौन सा है? सिग्मोइड। मतलब एस शेप, एस से सिग्मोइड, एस से सिग्मोइड, एस से सिग्मोइड। एस शेप है, एस शेप है तो एस से क्या हो गया? सिग्मोइड, एस से सिग्मोइड। तो आप इसको कैसे याद रखोगे? असेंडिंग, डिसेंडिंग, ट्रांसवर्स। असेंडिंग, डिसेंडिंग, ट्रांसवर्स। असेंडिंग, डिसेंडिंग, ट्रांसवर्स एंड सिग्मोइड। मतलब एस शेप सिग्मोइड। क्लियर है? यहां तक क्लियर है? अब इसको थोड़ा नामांकित कर लेते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर मैंने यहां पर कुछ मसल्स बनाई है। यहां पर 3 मसल्स बनाई है मैंने। ये देखिए 3 मसल्स बनाई है, 3। और कैसी मसल्स है? लॉन्गिट्यूडनल। कैसी मसल्स है? लॉन्गिट्यूडनल। कैसी है? लॉन्गिट्यूडनल मसल्स। कैसी मसल्स होती है? लॉन्गिट्यूडनल मसल्स होती है। कैसी मसल्स होती है? 3 लॉन्गिट्यूडनल मसल्स इसके अंदर पाई जाती है लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। इतनी बात क्लियर है? एनी डाउट? यहां तक कोई समस्या आपको? ठीक है, आगे चलते हैं। आगे चलते हैं लॉन्गिट्यूडनल मसल्स। अब बोलेंगे सर डाउट है, समस्या है, कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए अगर है तो।
ठीक है, आगे चलते हैं। और अब जैसे मैंने यहाँ पर इनको बनाया है तो मैंने इस प्रकार से कुछ मसल्स बनाई है। क्या? सर्कुलर मसल्स। देखो यहाँ पर देखिए जरा, ये क्या है भैया? ये है सर्कुलर मसल। क्या होती है? सर्कुलर मसल्स। क्या होती है? सर्कुलर मसल्स होती है। कैसी मसल्स? सर्कल के अंदर पाई जाती है। यहाँ देखो सर्कल के अंदर पाई जा रही है ना, सर्कल है ना, इस सर्कल के अंदर पाई जाती है। बोल रहे हैं सर्कुलर मसल। क्या बोल रहे हैं? सर्कुलर मसल्स बोल रहे हैं, सर्कुलर मसल्स बोल रहे हैं। इतनी बात क्लियर है? आगे चलते हैं। आगे देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस सीकम को यहां से हटाते हैं और हटा करके हम यहां पर लिख देते हैं सीकम, क्योंकि यहाँ पर और भी कुछ लिखना है मेरे को, इस वजह से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर देखिए, ये वाला दिख रहा है आपको, ये बॉल जैसी संरचना दिख रही है नीचे, इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ब्लाइंड सेक। क्या बोलते हैं? ब्लाइंड सेक। क्या बोलते हैं इसको? ब्लाइंड सेक बोलते हैं। ब्लाइंड मतलब अंधा, ब्लाइंड का मतलब अंधा होता है ना। ब्लाइंड सेक कैसा? ब्लाइंड शेक, ब्लाइंड शेक बोलते हैं। अभी शेक मतलब गर्मियों का मौसम है तो शेक का बहुत नाम सुना होगा आपने, इस वजह से याद रखने में बहुत आसानी होगी। ब्लाइंड शेक, ब्लाइंड शेक अंधा। अरे शेक कोई दिखता थोड़ी शेक को, शेक अंधा ही तो होता है ना। ब्लाइंड शेक, ब्लाइंड शेक। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर छोटा सा यहाँ पर एक देखो कुछ निकला हुआ है ऑर्गन्स की जैसे, निकला हुआ है क्या? हाँ निकला हुआ है। इसको क्या बोलते हैं? वेस्टिजियल ऑर्गन। क्या बोलते हैं? वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स बोलते हैं। वेस्टिजियल ऑर्गन होता है लेकिन इसको बोलते हैं वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स। क्या बोलते हैं? वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स। क्या बोलते हैं इसको? वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स बोलते हैं। और कैसा ऑर्गन होता है? वेस्टिजियल ऑर्गन होता है। वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स कैसा होता है? लिम्फोइड वेस्टिजियल ऑर्गन, लिम्फोइड वेस्टिजियल ऑर्गन। उम्मीद है कि आपको दिख रहा होगा, उम्मीद है कि आपको दिख रहा होगा। ठीक है, लिम्फोइड वेस्टिजियल ऑर्गन होता है वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स। वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स क्या होता है? लिम्फोइड वेस्टिजियल ऑर्गन होता है ब्लाइंड सेक। और इसे ब्लाइंड सेक के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्लाइंड सेक के अंदर क्या पाए जाते हैं? सिम्बायोटिक ऑर्गेनिज्म। सिम्बायोटिक ऑर्गेनिज्म क्या पाए जाते हैं? सिम्बायोटिक ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। सिम्बायोटिक ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं किसके अंदर? प्रेजेंट होते हैं इस ब्लाइंड सेक के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इस ब्लाइंड सेक के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? सिम्बायोटिक ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं जो सिम्बायोसिस शो करते हैं। और सिम्बायोसिस के लिए किस किस का निर्माण करते हैं? जैसे विटामिन के वगैरह इसका निर्माण करते हैं, तो वो आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर सिम्बायोटिक ऑर्गेनिज्म पढ़ लिया हमने, इतनी बात क्लियर है। वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स क्या होता है? ये क्या होता है? वेस्टिजियल लिम्फोइड ऑर्गन होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम आगे पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं एनल केनाल। एनल केनाल होता है, दूसरा होता है हमारे पास में एनस। ये लास्ट वाला जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं एनस। ये वाला जो पार्ट कौन सा होता है? एनस, ये आप सबको पता है। और इसके ऊपर वाला जो पार्ट होता है वो होता है एनल केनाल। क्या होता है? एनल केनाल। अब देखिए यहाँ पर दो प्रकार के स्फिंक्टर पाए जाते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के स्फिंक्टर पाए जाते हैं। एक होता है आउटर, एक होता है इनर। एक होता है आउटर स्फिंक्टर, एक होता है इनर स्फिंक्टर। एक होता है आउटर स्फिंक्टर, एक होता है इनर। आउटर मतलब बाहर पाया जाएगा, इनर मतलब अंदर पाया जाएगा। और जो आउटर होगा मुझे बताइए, उसको कंट्रोल करना आसान होगा? मतलब जो बाहर है उसको कंट्रोल करना आसान है क्या? बिल्कुल है। तो जो अंदर है उसको कंट्रोल करना आसान है? नहीं, जो अंदर है उसको कंट्रोल करना मुश्किल है। और जो बाहर है उसको कंट्रोल करना आसान है। मतलब जो आउटर है वो कैसा है? वॉलेंट्री। कैसा है? वॉलेंट्री। कैसा है? वॉलेंट्री। और जो अंदर है, इनर है, इसको कंट्रोल करना आसान है क्या? नहीं, इसको कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल है। इस वजह से मैं कह रहा हूं जो इनर वाला होता है वो कैसा होता है? इनवॉलेंट्री। कैसा होता है? वॉलेंट्री। इनवॉलेंट्री क्या होता है? स्फिंक्टर होता है। क्या होता है?
स्पिंक्टर होता है। ये आउटर मतलब बाहर वाला जो होता है वोलेंट्री स्पिंक्टर होता है, इनर वाला जो होता है इनवोलेंट्री स्पिंक्टर होता है। मतलब एनल कैनाल की मैंने बात की, इसको दो पार्ट्स में मैंने डिवाइड किया है, एक होता है आउटर, एक होता है इनर। आउटर मतलब वोलेंट्री स्पिंक्टर, इनर मतलब इनवोलेंट्री स्पिंक्टर। एनी डाउट? यहां तक सभी को समझ में आ रहा है? मतलब यहाँ पर मैंने ये स्मॉल इंटेस्टाइन को बहुत ही शानदार तरीके से आपको कॉन्सेप्ट वाइज समझाया है। अगर आपको सब चीजें समझ में आई है तो बहुत बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम इसका एक बहुत बड़ा पोर्शन कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन का बहुत बड़ा पोर्शन कंप्लीट कर चुके हैं, क्योंकि ये चीजें समझ ली ना अगर आपने तो आगे दिक्कत नहीं आएगी। अगर यहाँ तक आपने समझ लिया है, इसकी स्ट्रक्चर को समझ लिया है, क्योंकि हमने माउथ से स्टार्ट करके यहाँ तक लेकर के आ गए हैं, लार्ज इंटेस्टाइन तक इसकी स्ट्रक्चर हमने बता दी है। अगर ये सब कुछ आपने समझ लिया है तो आगे आपका जो चैप्टर बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो हमने क्या किया था, सबसे पहले स्मॉल इंटेस्टाइन को एक बार दोबारा बता देता हूं मैं। स्मॉल इंटेस्टाइन इसकी जो अप्रोक्सीमेटली लेंथ होती है वो 6 मीटर होती है, और स्मॉल इंटेस्टाइन को 3 पार्ट से मैंने डिवाइड किया था। सबसे पहला ड्यूडेनम, दूसरा है जेजुनम, तीसरा है एलियम। और फिर जैसे ही हम बात करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन कंप्लीट हुआ, लार्ज इंटेस्टाइन की तरफ बढ़ते हैं। तो लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर मैंने क्या किया, मैंने इसको भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। एक होता है सीकम, कोलम और रेक्टम। ठीक है, और यहाँ पर एनल कैनाल और एनस भी होता है। वैसे तो एनल कैनाल और एनस भी होता है। ऐसे 4 पार्ट्स हो गए हैं। लेकिन हमारा जो कोलन है वो कोलन को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया था, असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग और सिग्मोइड कोलन। और इस लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर 3 लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स पाई जाती है और सर्कुलर मसल्स पाई जाती है। और यहाँ पर ब्लाइंड सेक पाया जाता है। ब्लाइंड सेक के अंदर सिम्बायोटिक ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं, और उसके पास में लिम्फोइड ऑर्गन होता है, वर्बिफॉर्म अपेंडिक्स। वर्बिफॉर्म अपेंडिक्स एक ऐसा ऑर्गन है जो एक वेस्ट ऑर्गन है, मतलब ये किसी काम का ऑर्गन नहीं है। ठीक है, ये किसी काम का ऑर्गन नहीं है, मतलब इवोल्यूशन के साथ में हो सकता है कि ये विनाश हो जाए, इसका नाश होता जाएगा धीरे धीरे। तो अब इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज छोड़ चुका हूं मैं, तो आपको बता देता हूं। जैसे मैंने आपको कहा एलियम, एलियम एलियम किसके अंदर आके खुलेगी, सीकम के अंदर। किसके अंदर आके खुलेगी, एलियम सीकम के अंदर खुलेगी। अब देखो हमने थोड़ी देर पहले कुछ पढ़े थे, जैसे स्पिंक्टर पढ़ रहे थे, है ना। स्पिंक्टर पढ़े हमने, कार्डिक स्पिंक्टर, पाइलोरिक स्पिंक्टर, स्पिंक्टर वोलेंट्री, इनवोलेंट्री, स्पिंक्टर 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 पढ़ ली। हम यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज सीखने वाले हैं, और बहुत ही ध्यान से सुन लीजिएगा इस बात को, क्योंकि मैं यहाँ पर कुछ बताने जा रहा हूँ। जैसे मैं बता रहा हूँ यहाँ पर आपको कि ये जो इलियम है वो सीकम के अंदर आकर के खुलती है, और खुलने वाला जो स्पिंक्टर होता है ना, स्पिंक्टर नहीं बोलते हैं इसको, यही तो बताना चाहता था मैं आपको। यहाँ पर इसको स्पिंक्टर बोलते नहीं है, इसको बोलते हैं वोल्व। क्या बोलते हैं, वोल्व बोलते हैं, वाल्व। वाल्व जानते हो ना, वोल्व। ठीक है, वाल्व जानते हो ना, वाल्व होता है। तो यहां पर मैं कह रहा हूं कि इलियो सिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये चीज क्यों इंपॉर्टेंट है, अब देखिए इलियोसिकल वोल्व मैंने नाम दिया है, इलियोसिकल वोल्व नाम दिया है। ठीक है सर, आपने यहाँ पर इलियोसिकल वोल्व नाम क्यों दिया, स्पिंक्टर नाम क्यों नहीं दिया, हमें बहुत दिक्कत हो रही है। बात बता दी जल्दी से सुनिए आप मेरी बात, क्योंकि मैंने यहाँ पर वोल्व नाम दिया है, स्पिंक्टर नाम नहीं दिया है। क्यों नहीं दिया है उसका रीजन मैं बता देता हूँ। क्योंकि स्पिंक्टर का मतलब होता है कि जैसे स्टमक की बात की थी हमने, ऊपर वाली बात की थी कार्डिक स्पिंक्टर की, गैस्ट्रोएसोफेजियल स्पिंक्टर की बात की थी ना। तो आप ये देखते हैं कि कभी आप कुछ ऐसा पॉइजनस फूड खा लेते हैं ना, पॉइजनस फूड मत जानते हो, पॉइजनस फूड खा लेते हैं, तो पॉइजनस फूड खाने के बाद में उल्टी होना स्टार्ट हो जाती है, वोमिटिंग होना स्टार्ट हो जाती है। वोमिटिंग होना स्टार्ट हो जाती है तो मतलब जो आपने खाया था वो बाहर निकल जाता है, इतना होता है। लेकिन इसका मतलब स्पिंक्टर, स्पिंक्टर दोनों तरफ काम कर रहा है, इधर भी काम कर रहा है इधर भी, मतलब पहले अंदर गया, अंदर से बाहर आने में किसका रोल है, स्पिंक्टर का रोल है। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ किसकी, अगर मैं बात करता हूँ ना इसकी वोल्व की, जो इलियोसिकल वोल्व है, वोल्व की बात करता हूं, तो वोल्व के अंदर ऐसा होता है कि अगर एक बार आगे भोजन पहुंच गया तो दोबारा वापस नहीं आ सकता। स्पिंक्टर के अंदर आ सकता है लेकिन वोल्व के अंदर नहीं आ सकता। स्पिंक्टर के अंदर भोजन वापस आ सकता है, लेकिन वोल्व के अंदर अगर एक बार भोजन आगे चला गया तो वापस नहीं आ सकता। ये किसकी खासियत होती है, वोल्व की। इस वजह से हमने क्या नाम दिया, इलियोसिकल वोल्व, क्योंकि यहाँ पर वोल्व पाया जाता है, स्पिंक्टर नहीं पाया जाता है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर क्या पाया जाता है, इलियोसिकल वोल्व पाया जाता है, स्पिंक्टर नहीं पाया जाता है। ये बात बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको समझना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने आपको सब चीजें बता दी, ठीक है।
अब उम्मीद है कि ये सभी बातें आपको समझ में आई होगी। स्मॉल इंटेस्टाइन का इतना पोर्शन हमने कवर कर लिया है। अब आने वाले लेक्चर में स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में कुछ और बातें, एक दो बात और है वो पढ़ेंगे और आगे स्टार्ट करने वाले हैं उसके बाद में। ठीक है, तो उम्मीद है कि सभी बातें आपको समझ में आई होगी। तो चलते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।